है। हमारे जो कि हाट के अंदर भी आरजेडी के अभी विधायक बने, वो तो एमआईएम ही के थे, उससे जीते थे। लेकिन जो कि हाट के अंदर में एक काम हमको दिखा दीजिए, बहादुरगंज के अंदर दिखा दीजिए, रुकनुद्दीन साहब अपने इलाके के अंदर दिखा दें। जहां जहां पर भी ये लोग गए छोड़ करके, क्या मतलब इन्होंने तीर मार दिया जाकर? उस पार्टी में गए तो क्या कर दिया इन्होंने? लाकर यहाँ के लोगों को मन्नो सलवा दे दिया। ये तो रोजे रोशन के तनाया हो गया है कि वो अगर इस पार्टी में रहते तो उनको काम करना पड़ता, और काम के प्रेशर की वजह से उन्होंने सोचा कि भाई हम उस पार्टी में चले जाते हैं जहां हमको काम ना करना पड़े, जहां ना कोई हमको सवाल करे ना पूछे। एमआईएम के अंदर में तो काम किया जाता है, जो भी लोग जीतते हैं इसके अंदर में काम करते हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए जहां पर इनके जीते हुए लोग हैं, ये हॉस्पिटल में, थाने में जो भी करप्शन है, ये सब करप्शन को एकदम बिल्कुल खत्म करना। आदमी आएगा, अपना मामला लेकर आएगा सामने, फौरन क्या मामला है फौरन उसी वक्त उसका निपटारा कीजिए। यानी आज का काम आज ही होना चाहिए, कल नहीं होना चाहिए। ये आपको सिर्फ 10 दिन के अंदर नजर आ जाएगा। अगर अल्लाह ने हमको मौका दिया है, अगर दिया तो ये 10 दिन के अंदर आप आइएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा, 10 दिन के अंदर ये सारे जगहों से करप्शन। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मुस्लिहुद्दीन नजीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार, जहां सवाल होता है बिना डर के और जवाब लिए जाते हैं बिना लाग लपेट के। आज हम मौजूद हैं जोकीहाट विधानसभा के जोकीहाट में, और यहाँ हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज के खुसूसी मेहमान हैं जनाब अब्दुल्ला सालिम साहब, और बहुत अरसे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं, और आने वाले विधानसभा को लेकर उनकी क्या रणनीति है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, आने वाला विधानसभा चूँकि बहुत ही अनकरीब इलेक्शन होने वाला है, और इस विधानसभा को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? मेरी पूरी तैयारी है। मैं इंशाअल्लाह जोकीहाट विधानसभा से मुकम्मल तैयारी कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ। लोगों से मिलना जुलना हो रहा है और पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जोकीहाट विधानसभा से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्टी यहाँ से लड़ेगी। पिछले विधानसभा में आपके ताल्लुक से ये चर्चा हुआ था और लोगों की ज़बान पे ये बात आम हो गई थी कि यहाँ से जोकीहाट से अब्दुल्ला सालिम साहब लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त में किसी दूसरे को टिकट दे दी गई, और फिर आने वाले इलेक्शन में अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि किसको टिकट दिया जाएगा। क्या ऐसे में लोगों के मन में अभी भी संदेह है? इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बहुत पुरानी हो गई, बहुत पहले की बात है। हाँ, मैं उसमें था, पूरी मुकम्मल मेरी तैयारी थी, मैं बस एक ही दिन बाकी था। लेकिन एक पार्टी का निज़ाम होता है, पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, उस निज़ाम के तहत सबको चलना पड़ता है। तो पार्टी का निज़ाम, पार्टी का प्रोटोकॉल, पार्टी का कुछ और फैसला हुआ तो अब फैसले को मंजूर करना है, पार्टी में रहना है। तो उस हिसाब से हमने उस वक्त पार्टी का भी फैसला हुआ, हमने उसका स्वागत किया, और फिर पार्टी के फैसले के हिसाब से हमने यहाँ काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीट जीती भी गई। दूसरी बात यह है कि इस साल लोगों के अंदर में वाक़ईतन ऐसा कुछ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मौलाना आपसे भी कुछ लोग आ गए हैं आपकी पार्टी में जोकीहाट से, और कुछ लोग कोशिश में हैं। तो देखिए, एक पार्टी से कई कैंडिडेट होते हैं, कई दावेदार हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात यह कि पार्टी, देखिए पिछले बार जो पार्टी के साथ हुआ, कई लोग आए अचानक, 2-2 3-3 महीना पहले पार्टी में आए और पार्टी ने उनको टिकट दिया, जीते भी, और पार्टी सही उम्मीद रखती थी उनसे। लेकिन यह है कि ऐन वक्त में एक उनको काम करने के बजाय पार्टी छोड़कर वो लोग भाग कर चले गए। लेकिन अब इस बार जाहिर सी बात है कि भाई एक मर्तबा किसी को कहीं से धोखा मिल जाए तो उस जगह पे आदमी सोच कर कदम रखता है। तो इसीलिए लोग तो बहुत आ रहे हैं, पार्टी की वजह से दूसरे नेताओं को दूसरी पार्टियों में जगह भी मिल रही, इज्जत मिल रही है, वो एमआईएम की वजह से। तो एमआईएम का कद बहुत बड़ा है जो अपने बिहार के अंदर, तो बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन पार्टी इस बार जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाएगी कि जो पार्टी को कामयाबी दिला सके, और यह है कि पार्टी में रह सके। और आने यहाँ जो सीमांचल के अंदर, जो बिहार के अंदर लड़ाई है मुस्लिम माइनॉरिटी की और दलितों की और जो कमज़ोर तबका है, और यहाँ जितने भी मसाइल है उनके ऊपर डट कर अपनी बात रख सके, अख्तरुल ईमान साहब की तरह जैसे वो रखते हैं। तो ऐसे लोगों को पार्टी टीम जगह मौका भी देगी, और कामयाब वो होते हैं। बाकी कामयाब होना ना होना ये तो खैर अल्लाह के ऊपर है, उनकी तकदीर की बात है। तो इसीलिए कभी उम्मीद है कि
लोगों का जो संदेह है वो अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों को मैं आपके चैनल से पैगाम देना चाहता हूं कि आप लोग मुतमईन रहिए, पार्टी का अच्छा फैसला होगा, अच्छे लोगों के हक में होगा। पार्टी हमेशा चाहती है कि अच्छे लोग आएँ, जो लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसीलिए इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वक्त हम यही कहेंगे कि पार्टी को मजबूत कीजिए, वक्त आने दीजिए, इंशाल्लाह सही फैसला होगा। सर, पिछले इलेक्शन में जो लोग आपकी पार्टी से जीत कर आए थे, उसके बाद जो उन लोगों ने अपना दल बदला, उसके बाद बहुत सारी सवालात है, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन क्या एक सवाल ये जरूर होता है पार्टी के ऊपर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतृत्व के ऊपर, कि क्या ये अपने अंडर रहने वाले इन विधायकों को सही से समझ नहीं पाए, या इन लोगों का जो इन लोगों की जो डिमांड थी या जो काम करने का तरीका था, उन चीजों को समझ नहीं पाए। आखिर क्या वजह थी कि बैक वक्त सारे लोग निकल के चले जाते हैं? ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है, पार्टी के जिम्मेदारों के ऊपर ये सवाल होता है। देखिए, पार्टी का जिम्मेदार ऐसा नहीं है कि वो पार्टी ने उनको मजबूर किया, फोर्स किया या उनको लगाम लगा दिया कि आपको काम नहीं करना है। पार्टी का काम जहां तक था, आपको टिकट दे के आपको जितवाना था तो आप जीते पार्टी के सिंबल पे। अब यहाँ से जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनको मेहनत करना था, उनको काम करना था। उनको क्या अख्तरुल इमान साहब ने रोक के रखा हुआ था या बैरिस्टर साहब ने उनको पकड़ के रखा था कि तुमको काम ही नहीं करना है? बल्कि बैरिस्टर साहब तो कोविड के बाद में जो समझिए कि टाइम चल रहा था, उस वक्त बाज़ाब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हालचाल पूछते थे कि क्या काम चल रहा है, क्या कर रहे हैं। उनको फिक्र थी, उनको खुशी भी थी इस बात की कि चलिए हमारे 5 विधायक हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कारगुजारी। तो इन लोगों को काम करना था, इन लोगों को किसी ने मना नहीं किया था। लेकिन देखिए, ये तो रोज़े रोशन की तरह आया हो गया है कि वो अगर इस पार्टी में रहते तो उनको काम करना पड़ता, और काम के प्रेशर की वजह से उन्होंने सोचा कि भाई हम उस पार्टी में चले जाते हैं जहां हमको काम न करना पड़े, जहां ना कोई हमको सवाल करे न पूछे। एमआईएम के अंदर में तो काम किया जाता है, जो भी लोग जीतते हैं इसके अंदर में काम करते हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए जहां पर इनके जीते हुए लोग हैं, वो आवाज़ भी उठाते हैं, काम भी करते हैं। तो इसीलिए काम का प्रेशर अवाम की तरफ से इनको अब करना पड़ेगा। शायद इसी वजह से इन लोगों ने सोचा कि हमको आसान रास्ता है जहाँ से हमको बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है। हमारे जो कि हाट के अंदर भी आरजेडी के अभी विधायक बने, वो तो एमआईएम ही के थे, उससे जीते थे। लेकिन जो कि हाट के अंदर में एक काम हमको दिखा दीजिए, बहादुरगंज के अंदर दिखा दीजिए, रुकनुद्दीन साहब अपने इलाके के अंदर दिखा दें। जहां जहां पर भी ये लोग गए छोड़ करके, क्या मतलब इन्होंने तीर मार दिया जाकर? उस पार्टी में गए तो क्या कर दिया इन्होंने? लाकर यहाँ के लोगों को मन्नो सलवा दे दिया, कोई मामले का हल नहीं हुआ। हमारे जो कि हाट के अंदर में करप्शन सबसे पहले से ज्यादा अभी है, बल्कि 100 गुना करप्शन ज्यादा वो हुआ है। अगर मेरे पास वक्त होता, आपके पास भी वक्त है, तो चलिए आप राशन कार्ड बनाने का 50 रुपए सरकारी वो है, लेकिन यह कि 50 रुपए के बजाय 5,000 रुपए लिया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 5-5 हजार रुपए का डिमांड किया जाता है। क्या करप्शन नहीं है? आप उस पार्टी में गए तो उस पार्टी, चलो जी बड़ी पार्टी है, सरकार में भी रहे आप, कुछ भी नहीं किया आपने। अब बोलते हैं कि नहीं हमारे पीरियड में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं था, वो मौका नहीं था। अरे आप विधायक हैं भाई, आपके पास एक पावर है, आपके पास एक ताकत है। आप चलिए, छोड़िए पटना को, आप अपने पावर का सही इस्तेमाल कीजिए ना इन लोकल जगहों के ऊपर में। योजनाओं के तहत जो सड़कें नहीं बनी हुई, आप हमारे किसी भी इलाके में इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चले जाइए, आपको सड़कें इतनी बुरी हालत में मिलेंगी कि बिल्कुल पोस्टमार्टम हो गया उन सड़कों का। तो ये सब करप्शन वहां पर जाकर इन लोगों ने किया। अगर वो रहते एमआईएम के अंदर तो नक्शा बदला हुआ होता। काम का प्रेशर था कि काम करना पड़ेगा, इन्होंने सोचा भाई हमने कभी तो काम किया नहीं है, इसलिए एमआईएम छोड़कर भागो। बाकी और भी कुछ बातें रही होगी, वल्लाह आलम, हम तो इतना वो नहीं जानते। लेकिन अगर ये लोग कह के गए कि नहीं हम इस पार्टी में रह के काम नहीं कर सकते थे, अरे जो काम आप यहाँ कर सकते थे, अवाम ने जिस उम्मीद से आपको जिताया था, आपने तो सबसे पहले धोखा दिया। यहाँ रह के कर सकते थे, आप वो बाहर नहीं कर पाए। अगर आप करते बाहर रहकर, चलिए भाई आप आरजेडी में चले गए, आपने बहुत काम कर दिया, आप यहाँ कॉलेज ले आए, आप यहाँ की सड़कों का पूरा एकदम सड़कों की जाल बिछा दिया आपने, करप्शन को जीरो कर दिया आपने। ब्लॉक के अंदर में, थाने के अंदर में, थाना वाला सच्चो बोलता 15,000 रुपए तो एफआईआर लिखूंगा, नहीं तो जहां जाना वहां जाकर एफआईआर कीजिए। ये जुबान होती है, सच्चो किसके अंदर में आता है? विधायक के अंदर में आता है। हर जगह का वही मामला है। ट्रक वालों से रात को 3-3, 4-4 बजे मैं आता हूं बाहर से, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए लिए जाते हैं ओवरलोडिंग के। ये सब करप्शन है, ये सब चीजों से पाक होना चाहिए। आप ही सबसे बड़े जिम्मेदार लोग, इस उम्मीद के साथ में आपको जिताता है कि आप कुछ भला कर सकें, कुछ भी नहीं करते ये लोग। खामखा पार्टी को बदनाम करते हैं कि पार्टी में हमको काम की इजाजत नहीं मिल रही थी।
तो चलिए, आपने काम की इजाजत नहीं मिली तो अभी आपने क्या कर दिया भाई? 4 साढ़े 3 साल से तो हैं आप दूसरी पार्टी में। बहरकत एक बहाना होता है, पर ये सब तो आवाम बता देगी इस बार इलेक्शन में इंशाल्लाह। सर जैसे कि आपने जिक्र किया कि जोकीहाट की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, पोस्टमार्टम हो रखा है। इसी तरीके से बहुत सारी जो इलाकाई मुद्दे हैं उनमें एक मुद्दा है नौजवानों को रोजगार देना, पलायन रोकना। इस ताल्लुक से जब से जोकीहाट विधानसभा बना है या जब से यहाँ के लोग किसी न किसी को एक रहनुमा चुनकर भेजते हैं, उसके बाद से लेकर के अब तक इस मामले में यानी पलायन रोको रोजगार दो, इस मामले में अब तक कितने लोगों ने कदम उठाया और कहाँ तक कामयाबी मिल पाई? देखिए, वही तो हम चाह रहे हैं ना कि पलायन का सबसे बड़ा समस्या है। यही हमारा एक स्कूल है, इसके अंदर में कम से कम 18 लोग काम करते हैं। 18 लोगों की रोजी रोटी एक छोटे से संस्था से जुड़ा हुआ है। मैंने कोशिश की थी सन 2014 में, तब से लेकर अभी तक मैंने एक सिस्टम एजुकेशन का हमने खड़ा किया है। तो इससे 18 लोग बाहर जाने से बचे। ऐसे ही जिन लोगों के पास पावर है, जो बड़ी बड़ी कारखाने ला सकते हैं, बड़ा बड़ा एक फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, कम से कम 500-500 600-600 नौजवान तो लगेंगे, काम करेंगे उसके अंदर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लाते। नहीं जी, तुम मरो, तुम हरो, तुमको दिल्ली पंजाब खटना है, तुमको गरीब बना कर रखेंगे। इनके लिए कोई योजना आता है तो बिल्कुल कई कई करोड़ रुपए ब्लॉक से वापस चले जाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसीलिए मेरी यही एक कोशिश है कि कम से कम सही अगर आदमी चुन कर के आएगा तो यहाँ के लोगों के पलायन को, जो लेबर मजदूर किस्म के लोग हैं हमारे, जो बाहर जाते हैं 2-2 3-3 साल तक बाहर रहते हैं, उनके लिए कम से कम यही कोई ना कोई बंदोबस्त हो। हमारे बच्चे तालीम के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, भोपाल जाते हैं, कोई महाराष्ट्र जाता, कोई हैदराबाद जाता है। क्यों वो चीज़ यहाँ नहीं आ सकती? आ सकती है। वो चीज़ यहाँ लाएंगे तो हमारे बच्चे क्यों जाएंगे? जब बच्चे हमारे यहीं करेंगे, यहीं रहेंगे, तो यहाँ एक निज़ाम बनेगा, नौकरियां भी मिलेंगी, हमारे नौजवान एजुकेशन में आएंगे, उनको तालीम हासिल करना उनके लिए आसान होगा। बहुत गरीब बच्चे हैं जो बीएड डीएलएड करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। अगर पैसा भी होता है तो आने जाने का उनके पास में साधन नहीं होता है। 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं भोपाल जाने में, मध्य प्रदेश जाने में। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं की जा सकती थी, सीमांचल में की जा सकती थी ना। इसीलिए इस दर्द को लेकर हम लोग आए हैं कि पिछले जो आज़ादी से लेकर अब तक नहीं हुआ, वो हम लोग करना चाहते हैं। लोगों को यही कहते हैं कि एक मरतबा मौका दे करके देखिए। एक मरतबा मौका दिया भी, लेकिन वो लोग रहे नहीं, जिनको काम करना था वो चले गए। लेकिन इस बार फिर और पहले से कहीं ज़्यादा मंथन लगा करके उम्मीद के साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को यहाँ जिताइए। हमारे सीमांचल और बिहार में जहाँ जहाँ पर भी पार्टी लोग खड़े करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ये सारे इन सब मुद्दों के ऊपर में काम होगा। सर कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक बात वायरल हुई और जनाब अख्तर साहब से भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि पार्टी जो है आने वाले विधानसभा में इंडिया गठबंधन के साथ लड़ने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। अब वो सामने वाले के ऊपर है, तो ऐसी सूरत में एक सवाल ये होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ तो बरसरे पैकार है ही, उसके अलावा कांग्रेस, आरजेडी और दीगर पार्टियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती है, इनके खिलाफ ही बात करती है। लेकिन अब कौन सी मजबूरी है कि मजलिस की तरफ से ये ऑफर किया गया या ये पैगाम दिया गया कि गठबंधन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए? देखिए, जाहिर सी बात है कि गठबंधन और अलायंस हो करके ही काम किया जाता है। अक्सर जगहों पर, अक्सर स्टेट में ऐसा हुआ है। दो पार्टियां मिल करके, ये सिस्टम है, ये निज़ाम है जमहूरियत में। उस हिसाब से हमारी पार्टी भी, जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अख्तर साहब भी अपनी रजामंदी का इजहार कर चुके हैं। लेकिन मामला ये है, सामने अफसोस की तो बात ये है कि आप जैसे इंडिया महागठबंधन वाले हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी गलत है, बीजेपी गलत है। चलिए ठीक है भाई, बीजेपी गलत है, आप भी तो मुसलमानों के साथ वही कर रहे हैं ना। आप मुसलमानों के हमदर्द बताते हैं। जब एक मुसलमानों का कोई एक रहबर उठकर माइनॉरिटीज़ की बात करता है तो आप उसको नहीं लेते हैं। बीजेपी तो नफरत करती है मुसलमानों से, लेकिन आप भी नफरत कर रहे नहीं ले रहे हैं। तो फिर आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क रह गया? मेरे लिए तो दोनों ये बराबर है, बीजेपी भी बराबर है, आप भी बराबर है। अगर आप लेते, आप कहते नहीं चलो वो तुमसे नफरत करता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ आओ मेरे साथ मिल करके अपने कौम का जो मसला है हल करो। नहीं लेते हैं।
तो हमारे लिए तो दोनों ही समझिए कि सिक्के के दो पहलू लेकिन बराबर है हमारे लिए। इसीलिए हमने जब देखा कि भाई सब लोग हमको दबा रहे हैं, तो हर कोई उठ उठ कर अपने कौम के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, उसकी तकदीर बदल रहा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर भी ज़रूरत थी एक ऐसे आदमी की जो आवाज़ बुलंद कर सके मुस्लिम माइनॉरिटी की, जिनको 70 साल से इन्हीं सेक्युलर पार्टियों ने लूटा है। तो इसीलिए कोशिश ये है, इनके हक में भला है, आप दीजिए हमें, अपने साथ रखिए। जैसे आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं, हम भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं। ये जो भी फस्ताई ताकत है, बातिल ताकत है, जो देश को खोखला करना चाहती है, तो आप उससे लड़ रहे हैं, तो हम भी तो उसी से लड़ना चाहते हैं ना। तो आप हमको साथ क्यों नहीं ले रहे? वजह क्या है भाई? इसका मतलब है कि नफरत आप भी कर रहे हैं हमसे। हमारा सिर्फ वोट चाहिए आपको, और हमारा अगर कोई रहबर आएगा आपके साथ जुड़ेगा तो हमें आप कुर्सी नहीं दीजिएगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। वो बेवकूफ बनाने का जमाना चला गया। आप नई जनरेशन के अंदर में अलग तब्दीली है, इसीलिए आपको सबक पढ़ा करके ये दम लेगी। अब वो जमाना चला गया कि जो सिर्फ नाम पर सेक्युलरिज्म के ऊपर आप वोट लेते थे, लेकिन यह है कि अब नहीं, अब कौम बेदार हो चुकी है। अब आपको पहचान चुकी है कि आप कितने साथ हैं हमारे। कोई भी सदन के अंदर में कानून पास होता है तो आप पीछे हट जाते हैं। वक्फ बिल जिस दिन पास हो रहा था, अमेंडमेंट वक्फ बिल, उस दिन में दोनों लीडर गायब थे वहां से, 2-2 3-3 मिनट के लिए आए। वोट चाहिए, हमारा मामला आएगा, हमारी कब्रिस्तान मस्जिदें छीनी जाएंगी तो आप उसके ऊपर आवाज नहीं बुलंद करेंगे, तो क्यों वोट देंगे हम आपको? नहीं देंगे हम वोट आपको। तो बहरे कैफ ये सारी बातें हैं। तो इसीलिए हम लोग तो जले भुने हुए हैं। अभी हम लोग को कोशिश यही है कि सबने हमको लूटा है, लेकिन अब तक तो हम यही बात कर रहे थे फलां को जिताना, फलां को जिताना, लेकिन अब हमारी कौम उठ चुकी है, हमें अब खुद जीतना है। सर, अभी आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बात की और इस ताल्लुक से एक दो सवाल है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से सबसे पहली चीज ये है कि आवाम को इसकी हकीकत और इसकी गहराई से इसका नॉलेज नहीं है कि आखिर वक्फ क्या है, और ये जो बिल सरकार पेश की है, लाई है, इसमें क्या नुकसान है। इस ताल्लुक से मुख्तसर तौर पर आप वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से जरा बयान करें। देखिए, सबसे पहले बात तो ये जो कानून आया है, ये देश के संविधान के खिलाफ है। भारत में जो कानून बना है, कानून से ही देश चलता है, उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ ये है कि आप अगर कानून कोई बनाइएगा तो सबके लिए बराबर बनाइए। 32 वक्फ बोर्ड हैं भारत के अंदर, आपने किसी भी वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन नहीं किया। आपने सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड में संशोधन किया, तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप किसी सिख वक्फ बोर्ड है या हिंदू का कोई उनकी कोई संस्था है, हिंदू वक्फ बोर्ड मान लीजिए, हिंदू वक्फ बोर्ड में मेंबर हिंदू ही रहेगा, सिख का सिख ही रहेगा, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन रहेगा मेंबर। तो आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर क्यों लाना चाहते हैं? आर्टिकल के खिलाफ हो गया, देश के संविधान के खिलाफ हो गया। तो ये देश के संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर में और बहुत सारी जो चीजें थी, जिससे ये पता चलता है कि आप जमीन को जो जब चाहेंगे उसको हड़प कर सकते हैं। सिर्फ डीएम लिखेगा कि ये जमीन गवर्नमेंट की है, तो उसके बाद में आप उसके ऊपर ताला लगा दीजिएगा, हम केस लड़ेंगे जाकर सुप्रीम कोर्ट। आप कहिएगा सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में 50 साल में हल नहीं होता है मामला। तो इस एतबार से मैं ये कहूँगा सबसे कि जो अभी मौजूदा कानून बना है, ये देश के भी संविधान के खिलाफ है और खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ, मुसलमानों की शरीयत के खिलाफ, इनके अकीदे के खिलाफ है। तो इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। आने वाले 29 तारीख को वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के ताल्लुक से एक जनसभा है पटना गांधी मैदान में, उसको लेकर के आप आवाम से क्या अपील? मैं यही कहूँगा, मैंने अभी एक वीडियो मैसेज के अंदर भी कहा है सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें वहाँ पे। 29 जून को पहुँचना है पटना गांधी मैदान के अंदर, शरीक हो जाएं और अपनी इत्तेहाद का और इस देश के ये असंविधानिक कानून जो जबरन लाया गया है, इसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन, विरोध वहाँ पर दर्ज कराएं। ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि ज़्यादा नहीं, आप यहाँ से निकलेंगे बस के ज़रिए से, तो मेरे ख्याल से 2 रात और 1 दिन, तो अगर कौम और समाज अपनी मस्जिद के लिए, मदरसे की ज़मीन के लिए और अपने औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी के लिए अगर आप 2 रात 1 दिन देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसीलिए हम सबसे गुजारिश यही कहेंगे कि आप ये 2-3 दिन की कुर्बानी देकर वहाँ ज़रूर पहुँचिए और उस प्रोग्राम को कामयाब कीजिए। सर, आने वाले विधानसभा के ताल्लुक से जो भी बातें हुई, एक सवाल ये है कि पिछले विधायक पिछले इलेक्शन में जो लोग लड़के आए, जीते, और जो कि हाट में जो काम नहीं कर पाए, आप वो कौन से ऐसे काम का लोगों के साथ गए वादा करते हैं कि आप अगर इलेक्शन में आते हैं और आवाम आपको नुमाइंदा बनाकर भेजती है, तो आप सबसे पहले आवाम के लिए सबसे पहला काम जो आप करना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, मुद्दा तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन जो लोगों को फेस करना पड़ता है जोकीहाट के अंदर, ब्लॉक के अंदर, ये हॉस्पिटल में, थाने में, जो भी करप्शन है, ये सब करप्शन को एकदम बिल्कुल ख़त्म करना। आदमी आएगा, अपना मामला लेकर आएगा, सामने फ़ौरन क्या मामला है, फ़ौरन उसी वक़्त उसका निपटारा कीजिए। यानी आज का काम आज ही होना चाहिए, कल नहीं होना चाहिए। ये आपको सिर्फ़ 10 दिन के अंदर नज़र आ जाएगा। अगर अल्लाह ने हमको मौका दिया है, अगर दिया तो ये 10 दिन के अंदर आप आइएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा, 10 दिन के अंदर ये सारे जगहों से करप्शन खत्म होगा। आवाम के फ़ायदे के लिए आवाम वोट देती है, सरकारें देती है, आवाम तक फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचेगा जी? पहुँचेगा, जब पहुँचाने वाला चाहिए। जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, पता चला कि वही ढीला है। अगर वही मजबूती के साथ होगा तो ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो जो भी समस्या उनका डेली से डेली नीड की ज़रूरत से, जो हर दिन की ज़रूरत होती है, एक तो मसला हल होगा। बाकी दूसरे नंबर पर तालीम के मैदान में काम करेंगे। जो तालीम के लिए परेशानियाँ हो रही हैं हमारे कौम समाज के नौजवानों को, पढ़ने वाले बच्चों को, उसके ऊपर जहाँ तक हो सकेगा मैं इंशाअल्लाह आसानी उनके लिए आसानी पैदा की जाएगी। और दूसरे नंबर पे जो हेल्थ के ताल्लुक से है, जो गांव में कई जगह पर पंचायतों में एक छोटे-छोटे हॉस्पिटल का एक ब्रांच खोला गया है, वहाँ जलावन है, वहाँ कुत्ते बिल्ली रहते हैं, वहाँ पर कोई मशीन नहीं है, वहाँ पर दवाई नहीं है, उन सबको कम से कम वहाँ की पंचायत के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए उसको चालू किया जाए। जो भी मामला है, जो भी मेरे अंडर हो सकेगा, मैं उन तमाम पर 100% आपको कह रहा हूँ कि मैं लोगों के फ़ायदे के लिए एक्टिव और चालू करके दिखाऊँगा। सर, एक सवाल ये है कि खास करके सीमांचल में कई एक कास्ट और जाति के लोग रहते हैं, कई एक बिरादरी के लोग रहते हैं। उनमें एक शेरशाहवादी बिरादरी भी यहाँ मौजूद है और काफ़ी उनकी आबादी भी है। और इन बिरादरी के ताल्लुक से बाज़ दफ़ा देखा गया है सोशल मीडिया में या कोई सभा करते हुए इनके खिलाफ अनाप शनाप बक के चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप शेरशाहवादी बिरादरियों को क्या मशवरा देंगे और इनके खिलाफ जो भी बयानबाजी करते हैं उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, जो बयानबाजी करते हैं, शेरशाहवादी के खिलाफ हो या कुलैया के खिलाफ हो या सुरजापुरी के खिलाफ हो, गलत है। कोई भी करता है, मैं ही करता हूँ तो मैं गलत हूँ। ये हम सब यहाँ मिलकर रहते हैं। ये इन्हीं तीन बिरादरी से ये सीमांचल का ये इलाका आबाद है। सुरजापुरी और सुरजापुरी तकरीबन 24 साढ़े 24 लाख की तादाद में है, और शेरशाहबादी 13.5 लाख की तादाद में है तकरीबन, और कुलैया 12.5 लाख की तादाद में है। और जो भी काम है, मेहनत है, सब मिलजुल करके यहाँ पे कर रहे हैं। किसी के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, शरई एतबार से भी जायज़ नहीं है, देश के संविधान के एतबार से भी उसको अलाउ और परमिशन नहीं है। रही बात, मैं सबको ये कहूँगा, तीनों बिरादरी के लोगों को कहूँगा, और जो हिंदू बस्ते हैं हमारे, उनके लिए भी कहूँगा, पूरे सीमांचल वासियों के लिए कहूँगा, हमारा सीमांचल अभी तक पुरअमन रहा है यहाँ पर। हालांकि कहीं कहीं किसी इलाके के अंदर में मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में, ये जोकीहाट में बैठे हैं तकरीबन 80-82% मुस्लिम है। यहाँ तो कम से कम 15-20 गांव के बीच में एक छोटी सी बस्ती है हिंदू की, लेकिन पुरअमन रहते हैं, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों का लेना देना, उनका आना जाना, सब कुछ हम लोगों के साथ होता है, मिलते जुलते हैं। तो ये पुरअमन रहा है। इसीलिए खुदा के वास्ते इसको कुछ इस तरह की हरकत ना कीजिए कि बदनाम हो सीमांचल पूरे इलाके में। गरीब ज़रूर हैं यहाँ के लोग, लेकिन यहाँ के लोग पुरअमन हैं और मेहनत हैं और जफाकश लोग हैं यहाँ पे। इसीलिए इसको कम्युनलिज्म और असबियत और के नज़र से इसको ना देखा जाए, और इस तरह का माहौल भी नहीं पैदा करना चाहिए। सर, आप आने वाले इलेक्शन में आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, तो जोकीहाट में जो सिटिंग एमएलए हैं उसके सामने वो चूंकि इंडिया गठबंधन से है और लोगों के जहन में गठबंधन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं और विश्वास भी हैं। और तो ऐसी सूरत में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? कुछ भी नहीं, कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने, इसलिए कि जिताने वाला एमएलए या एमपी बनाने वाली आवाम होती है, और आवाम ने तय कर लिया है कि उनको मौका दिया, अब किसी और को मौका दें, तो आवाम के हाथ में है। अब वोट आवाम चुनती है और आवाम का इंतखाब होता है, मत आवाम के पास है। इसीलिए आवाम के सामने किसी की नहीं चलती, ना मेरी चल सकती है, ना आपकी, ना किसी विधायक की चल सकती है, ना किसी मंत्री की, ना किसी संतरी की चल सकती है। आवाम ने फैसला किया है, आवाम का फैसला होता है किसको बैठाना है, किसको उतारना है, और आवाम ये बेहतर जानती है उनके लिए कौन अच्छा कैंडिडेट होगा। और आवाम आजकल बहुत चाक चौबंद हो गई है। पहला ज़माना चला गया कि जो बपोती के बेस पे होता था,
दादागिरी के बेस पे हो जाता था, अरे तुमको इतना वोट लाना है, अरे वहाँ बूथ कैप्चर कर लो, यहाँ ये कर लो, वहाँ कर लो, तुम्हारा उसमें तुमको वो कर, बहुत सारे ऐसे इलीगल काम होते थे। लेकिन अब नहीं, नई नस्ल जो हमारी है, हमारी नई जनरेशन के अंदर में एक अलग तरह का इनकलाब है। इसीलिए आवाम का फैसला बेहतर फैसला होता है और आवाम ही फैसला करती है कि किसको चुनना है, किसको गिराना है। चुनौती तो आवाम के सामने, असल में आवाम उनके सामने चुनौती खड़ी करते नेताओं के सामने में। गलत किया है तो उनको डरना है, उनको चुनौती है। आवाम को कैसे हम दोबारा कहें कि भैया हमें भी इस बार जिताओ? आवाम कहेगी किस लिए जिता है, पहले तो कुछ किया नहीं है। एक आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाने में 2500 रुपए लगते थे, क्या जवाब देगा उस वक्त? चुनौती उसके साथ है। इसीलिए हम लोग तो भैया तालीम के मैदान से जुड़े हुए हैं। हम लोग ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ लाम काब जानते नहीं हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर चुन कर के आएंगे तो आवाम की जो भी ज़रूरत होगी उसकी ज़रूरत के हिसाब से काम होगा। बस आने वाले विधानसभा को लेकर के आप आवाम से क्या अपील करेंगे? यही कहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में आप ये वो मत देखिए कि पटना में किसकी सरकार बन रही है, क्या बन रही, नहीं बन रही है। अगर आपने सीमांचल से कम से कम 10 विधायक भी आपने चुना कर भेज दिया तो पटना में सरकार किसी की भी बने, लेकिन वो सरकार का रिमोट वो 10 विधायक के पास में होगा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हाथ में होगा। इसलिए अच्छे लोगों को चुनो। पार्टी चूंकि अच्छे लोगों का इंतखाब करती है, MIM, तो उन लोगों को आप चुन करके पटना ज़रूर भेजें। हमेशा से आपने दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियों को मौका दिया है, इस बार बड़ी तादाद में MIM को मौका दीजिए। इंशाल्लाह MIM आपके लिए आवाज़ भी बुलंद करेगी और ज़मीन से लेकर सदन तक ये काम भी करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी कीमती वक्त से हमें हमारे साथ बात किए और लोगों को यहाँ के मसाइल से लोगों को आगाह भी किया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।